Friends, it is Arjun sir, and once more I welcome you on my YouTube channel JNB Arjun sir. First of all, I would like to wish you happy Dasara, and today we are going to teach you a very interesting topic, and that topic is active and passive voice part 1. मैंने इस एक्टिव एंड पेसिव को कई भागों में डिवाइड करके रखा है। आज हम एक्टिव और पेसिव वॉइस का फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले एक्टिव सेंटेंस को एक पेसिव में चेंज करने के लिए हमें कौन कौन से रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, तो आइए जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमको सीखना होगा कि वे कौन से टेंसेस होते हैं जिनके सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। इसलिए हमने अपना पहला टॉपिक बनाया वे टेंस जिनके सेंटेंसेस को पेसिव वॉइस में चेंज किया जा सकता है। तो दोस्तों, वे टेंस है हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इस प्रकार 3 हमारे प्रेजेंट टेंस, 3 पास्ट और 2 फ्यूचर। इस प्रकार कुल टेंस की संख्या 8। तो ये 8 टेंस ऐसे होंगे जिनके हम सेंटेंसेस को एक्टिव से पेसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। तो इन 8 को हम चेंज कर सकते हैं। बाकी के जो 4 हमारे टेंस हैं उनके विषय उन टेंसेस को हमें अपने माइंड में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अगला नियम सीखते हैं हम। अगर अगला हमारा रूल है, वाक्य को एक्टिव से पेसिव वॉइस में बदलते समय सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे बाय द वे किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर आई हो तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा मी। अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बी है तो अस, ही का हिम, सी का हो जाएगा हर, दे का हो जाएगा देम, यू का यू रहेगा और हु का हो जाएगा हुम। दोस्तों, इसी प्रकार यदि हमारे सेंटेंस में एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया हो मी, तो आप उसका सब्जेक्ट बनाएंगे आई। अगर ऑब्जेक्ट अस लिखा है तो सब्जेक्ट बनाएंगे बी। इसी प्रकार हिम को बनाएंगे ही, हर को बनाएंगे सी, देम को बनाएंगे दे, यू को बनाएंगे यू और हुम को बनाएंगे हु। इस प्रकार हमारे सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनते रहेंगे। मैं दोस्तों आपको एक बात और याद दिलाना चाहूँ, जो भी हमारे सब्जेक्ट यहाँ और ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, केवल परिवर्तन इतने ही सब्जेक्ट में होता है जिनकी कुल संख्या केवल 7 है। तो 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका ऑब्जेक्ट बनाया जा सकता है और 7 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। अगर सेंटेंसेस में इन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अलावा और कोई भी दूसरे वर्ड मीनिंग आ जाते हैं, चाहे वो एज ए सब्जेक्ट यूज़ किए गए हों और एज एन ऑब्जेक्ट, हमें उसको बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगले रूल में देखते हैं। अगला रूल हमारा कहता है वाक्य को एक्टिव से पेसिव वॉइस में बदलते समय वाक्य में प्रयोग की गई मेन वर्ब के अनुसार प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो जैसा हमारे सेंटेंस का मेन वर्ब होगा वैसा ही हम प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे। आप ऐसा नहीं करेंगे कि एक्टिव से पेसिव में चेंज किया और सब्जेक्ट से पहले बाई का यूज़ कर दिया, ऐसा नहीं होता। सेंटेंस की जैसी मेन वर्ब होती है उसी के अकॉर्डिंग उसका प्रीपोजिशन यूज होता है। तो दोस्तों, हम लोग सीखने की कोशिश करते हैं। यदि हमारे सेंटेंस का मेन वर्ब हो नो अथवा ऑब्लाइज, तो आप इन दोनों ही वर्ब के साथ प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे टू। यदि सेंटेंस में यूज़ की गई मेन वर्ब हो प्लीज, सेटिस्फाई अथवा चार्म, ऐसी कंडीशन में आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे विद। इसी प्रकार यदि हमारी वर्ब हो अलार्म, डिसअपॉइंट, एस्टोनिश एंड सरप्राइज, और इन सभी वर्ब के साथ आप प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं एट। ठीक इसी प्रकार यदि हमारे सेंटेंस का मेन वर्ब कंटेन हो, इंटरेस्ट हो, तो हम लोग प्रीपोजिशन के रूप में यूज़ करेंगे इन। दोस्तों, आइए हम इस चार्ट के विषय में एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो हमारा यहाँ कमेंट लिखा हुआ है जो रूल नंबर 3 से रिलेटेड है। लिखा है चार्ट में लिखी मेन वर्ब को छोड़कर अन्य सभी मेन वर्ब के साथ प्रीपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें कि अगर हमारे वर्ब सेंटेंस का वर्ब नो, ऑब्लाइज, प्लीज, सेटिस्फाई, चार्म, अलार्म, डिसअपॉइंट, एस्टोनिश, सरप्राइज, कंटेन और इंटरेस्ट ना हो, तो ऐसी कंडीशन में आप सब्जेक्ट से पहले प्रीपोजिशन के रूप में बाई का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जैसा वर्ब होता है वैसा प्रीपोजिशन यूज़ करें। अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 4, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों, आप याद रखें, चाहे वो प्रेजेंट के हमारे कोई सा भी तीनों में से कोई भी टेंस हो, इसी प्रकार पास्ट का कोई भाग हो या फ्यूचर का, या ऐसा सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसी भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया हो, सभी कंडीशन में हमारे सेंटेंस में जब भी हम किस सेंटेंस को एक्टिव से पेसिव में चेंज करते हैं तो हर हाल में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही प्रयोग करते हैं। तो बात करते हैं दोस्तों रूल नंबर 5। यदि वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो मेन वर्ब से पहले बी का प्रयोग करते हैं। ये नियम हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर हमारे सेंटेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है वो एज ए मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब यूज़ किया गया है, जैसे मान लीजिए इज टू, आर टू, एम टू, एस टू, हैव टू, इज अबाउट टू, आर अबाउट टू, एम अबाउट टू,
कैन और मे। इसी प्रकार वाज टू, वर टू, हैड टू, और वाज अबाउट टू, वर अबाउट टू, माइट, कुड। और फ्यूचर में अगर बात करें तो विल टू, सेल टू, विल हैव टू, सेल हैव टू, विल अबाउट टू, सेल अबाउट टू, और शुड, मस्ट, ऑट टू, वुड। इस प्रकार कोई भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो, हम उस सेंटेंस को जब एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो मेन वर्ब से पहले बी का प्रयोग अवश्य करते हैं। बात करते हैं हम रूल नंबर 6 की, हेल्पिंग वर्ब ऑफ टेंसेस इन पैसिव वॉइस। जब हमारा सेंटेंस एक्टिव में लिखा होता है तो हम उस टेंस में एक्टिव वॉइस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, जबकि हमारा सेंटेंस जब एक्टिव से पैसिव में चेंज होता है तो हम लोग पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। इस प्रकार एक टेंस की दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती हैं और पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अलग होती हैं। तो ये हेल्पिंग वर्ब क्या है, एक्टिव में आपने याद कर रखी है, पैसिव में उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हम आपको ट्रिक के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा बाय द वे हमारा टेंस है इंडेफिनिट, एंड दैट में भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट एंड फ्यूचर इंडेफिनिट। और जब हमारा इंडेफिनिट का कोई भी हमारा कोई टेंस होगा तो पैसिव वॉइस के रूप में आप उसी टेंस के कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब हमारी डज और डू है, लेकिन जब हमने उस प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा तो आप उसके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इस प्रकार हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की एज, आर और आई के साथ एम। बात करें अगर पास्ट इंडेफिनिट की तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी बाज और बर। अगर बात करें फ्यूचर इंडेफिनिट की तो उसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब बनेगी विल बी और शैल बी। मीन्स इंडेफिनिट का अगर कोई भी टेंस है तो उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब भी उसके पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूअस की। अगर हमारा वाक्य है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, किसी भी तीनों टेंस में से किसी में भी दिया हो तो हम क्या करते हैं, उसके पैसिव वॉइस के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में उसी कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से केवल हम बीइंग जोड़ लेते हैं। जैसे बात करें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग। अगर हमारा वाक्य लिखा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी वाज बीइंग, वर बीइंग। अगर हमारा वाक्य लिखा है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में तो हम लोग जानते हैं कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के टेंस को पैसिव वॉइस में नहीं बदला जा सकता, ऐसा ग्रामर का रूल कहता है। अब हम बात करते हैं परफेक्ट टेंस की। तीन परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो जब भी हमारा कोई परफेक्ट टेंस आएगा तो हम क्या करेंगे, उसी परफेक्ट के अगले टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब को पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ किया जाएगा। जैसे हमारा टेंस अगर प्रेजेंट परफेक्ट में तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैज़ बीन और हैव बीन। अगर हमारा वाक्य लिखा है पास्ट परफेक्ट में तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैड बीन। और यदि हमारा वाक्य लिखा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में तो उसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी विल हैव बीन और शैल हैव बीन। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप भलीभांति इन सभी हेल्पिंग वर्ब को सीख गए होंगे। अब हम बात करते हैं रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हमारा लिखा है ओमिशन ऑफ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, जो ओमिशन वर्ड मीनिंग है इट मीन्स होता है गायब करना। अर्थात हमें जब सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलना होता है तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिनको हमें सेंटेंस में से रिमूव करना होता है। उसका कारण देखें आप, लिखा है रूल नंबर 7, यदि वाक्य का सब्जेक्ट महत्वहीन अथवा अज्ञात व्यक्ति हो तो उसे वाक्य में से हटा देते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे हमारे सेंटेंस के सब्जेक्ट बाय द वे किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट पीपल हो, समवन हो, वन हो, नन हो, नोबडी हो अथवा एनीबडी, अगर ऐसा कोई सा भी हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है तो जब भी हम उस वाक्य को एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे तो उस सेंटेंस में यदि सब्जेक्ट के रूप में इनमें से किसी भी सब्जेक्ट का यूज़ किया गया हो हम इन सब्जेक्ट को उस सेंटेंस में से रिमूव कर देंगे। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखें, अगर हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट नन अथवा नोबडी हो तो हमें इसको रिमूव तो करना है, लेकिन उस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग भी करना ही करना है। अब दोस्तों यही हमारे कुछ कॉमन रूल्स थे। अब हम इन सभी रूल्स को एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों चलते हैं एग्जाम्पल की ओर। हमारा लिखा है एग्जाम्पल नंबर 1, राम अर्न्स द मनी। अब हमें क्या करना है, जब भी हम किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करते हैं तो दोस्तों एक फॉर्मूला याद करें आप, हमने केवल क्या करना होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड और फुल स्टॉप। ये हमारे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मूला है। और दोस्तों जितने भी हमारे यहाँ सेंटेंस लिखे हैं वो सभी सिंपल सेंटेंस यूज़ किए गए हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के लिए मैं आपको अगला वीडियो बहुत जल्दी ही प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम केवल सिंपल सेंटेंस के बारे में स्टडी करते हैं।
तो दोस्तों आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आप सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करें तो आप उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर रिप्लेस करें, अर्थात उस ऑब्जेक्ट को कहाँ लिखें, सब्जेक्ट के स्थान पर, और उस सब्जेक्ट को ले जाएं वाक्य के बिल्कुल अंत में, लेकिन उससे पहले मेन वर्ब जैसा भी सेंटेंस में यूज किया गया है उसके अकॉर्डिंग प्रीपोजिशन का प्रयोग अवश्य करें। तो हम बात करते हैं इसकी। हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राम, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मनी। अब हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट के स्थान पर हमें इस ऑब्जेक्ट को लेकर आना है। तो जब हम ऑब्जेक्ट को लेकर आए तो हमने ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया, तो हमने पहले ही सीख लिया है कि परिवर्तन केवल कितने में होता है, केवल 7 हमारे वर्ड मीनिंग में। अगर सेंटेंस का ऑब्जेक्ट मी, अस, हिम, हर, देम, यू और हुम हो तभी हमने उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है। अगर इसके अलावा कोई दूसरा वर्ड मीनिंग आता है तो वो जिस प्रकार जिस कंडीशन में ऑब्जेक्ट है उसी कंडीशन में भी सब्जेक्ट रहता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई स्पेलिंग में डिफरेंस नहीं होता। तो हम लोग सबसे पहले हमने अपना मनी लिखा। अब हम बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हम जानते हैं इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, और सामान्यतः ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, हम जानते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद ही हेल्पिंग वर्ब लिखता है। तो हम लोगों ने एक नियम सीख रखा था कि अगर सेंटेंस हमारा प्रेजेंट अथवा पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दोनों ही टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस में आप हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते थे। लेकिन दोस्तों ये नियम केवल इन दोनों टेंस के एक्टिव वॉइस में फॉलो होता है, पैसिव वॉइस में फॉलो नहीं होता। हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस भी, इनमें भी हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना होता, बशर्ते हमारा वाक्य पैसिव वॉइस में लिखा जा रहा हो। तो हम इसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य क्यों मेन वर्ब में क्या लगा, एस, और हमने ये सीखा कि अगर इंडेफिनिट का कोई वाक्य हो तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब बनती है, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब बनेगी, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब होती है 3, इज, आर, एम, और मनी हमारा एक वचन है इसलिए हेल्पिंग वर्ब लगेगी इज। अब नंबर आ गया मेन वर्ब का। मेन वर्ब है अर्न, हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। हमने लिखा अर्नेट, और ये अर्नेट एक ऐसा वर्ब है जो हमारी इस लिस्ट में शामिल नहीं है। दोस्तों जब लिस्ट को देखें आप, इस लिस्ट में कहीं भी मेन वर्ब के रूप में अर्न को नहीं लिखा गया, अर्थात हमें अलग से प्रीपोजिशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। वर्ब के साथ जैसी वर्ब वैसा प्रीपोजिशन, अगर ऐसी चार्ट में लिखी हुई कोई वर्ब नहीं है तो हम प्रीपोजिशन के रूप में बाई का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ प्रीपोजिशन क्या लगाएंगे, बाई। अब इसमें कुछ बचा नहीं, हमारा सब्जेक्ट लिखा है, हम उस सब्जेक्ट को लेके पीछे और चिन्ह लगाया, फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस लिखा है सी वॉज कुकिंग द फूड, सब्जेक्ट हमारा सी और ऑब्जेक्ट फूड। हमें क्या करना है, इस फूड को हमें सब्जेक्ट के स्थान पर लिखना है। सो हमने लिखा द फूड, बाज के साथ आईएनजी लगा, इट मीन्स पास्ट कॉन्टिन्यूस, और कॉन्टिन्यूस में आप क्या करते हैं, कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, लेकिन उसके साथ क्या जोड़ लेते हैं आप, बीइंग। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब रहेगा बाज, बीइंग और बर्बिंग। तो हम ये देखते हैं हमारा फूड एक वचन है कि नहीं। तो हमारा फूड एक वचन है तो हमने क्या लिखा, बाज। अगर बाय द वे हमारा ये ऑब्जेक्ट बहुवचन का होता तो हम बर का प्रयोग करते। आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ बाज लगाए तो बाज लगा दें, अगर बर का प्रयोग किया गया तो बर, ऐसा नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा जिस कंडीशन का हो हम वैसे ही वर्ब का यूज़ करें। तो फूड हमारा सिंगुलर नंबर, और हम जानते हैं सिंगुलर नंबर के साथ हमने यूज़ करना होता है बाज, और हमें इसके साथ क्या जोड़ना है दोस्तों, बीइंग, क्योंकि कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको बीइंग को जोड़ना ही जोड़ना है। सो हमने बीइंग को लिखा, नंबर आ गया वर्ब का, और वर्ब की फॉर्म लगाते हैं थर्ड। हमारी चार्ट में दी हुई मेन वर्ब में से कुक है नहीं शामिल, तो प्रीपोजिशन लगेगा बाई, और हमारा सब्जेक्ट जाएगा बाद में सी, और हम जानते हैं सब्जेक्ट का बना देते हैं ऑब्जेक्ट, और सी का ऑब्जेक्ट होता है हर, और एट लास्ट फुल स्टॉप। दोस्तों बात करते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 3। लिखा है सी हैड नॉट रिटन ए लेटर। ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। हमने इस ऑब्जेक्ट को इसके स्थान पर लाना और सब्जेक्ट को पीछे पहुंचाना है। सो हमने लिखा ए लेटर, यहाँ हेड का प्रयोग किया गया, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इट मीन्स हमारा वाक्य है वो पास्ट परफेक्ट टेंस का है, और हम जानते हैं परफेक्ट का अगर कोई वाक्य हो तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लगाओ। तो पास्ट परफेक्ट का अगला बनेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और उसकी हेल्पिंग वर्ब बनेगी हैड बीन। सो हमने पहले लिखा हैड, उसके बाद नॉट, देन बीन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे आप रिटेन, और सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे बाई, और हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है सी, और हमने सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, हर। इस प्रकार हमारा सेंटेंस बना, ए लेटर हैड नॉट बीन रिटन बाई हर। हमारा जो एग्जाम्पल नंबर 4 है आई शैल हैव डन इट।
तो हमने क्या करना है, इस सब्जेक्ट को रिप्लेस किससे करना है, इट से। हमने ऑब्जेक्ट लिखा पहले इट, अब आई के साथ जो सेल वाली हेल्पिंग वर्ब लगती हैं आईवी के साथ, तो फ्यूचर टेंस में आईवी को छोड़कर बाकी की अदर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो अगर आईवी के साथ सेल तो अदर के साथ बिल, तो हमने यहाँ लिखा बिल और सेल हैव का प्रयोग किया गया वर्ब की थर्ड फॉर्म, इट मीन्स फ्यूचर परफेक्ट। और इसके पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब के लिए हमें लिखना पड़ेगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसलिए हमारे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बनेगी बिल हैव बीन और सेल हैव बीन। इसलिए सबसे पहले हमने बिल लिखा, उसके बाद हैव लिखा, देन बीन लिखा। मेन वर्ब हमारी ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है डन। सब्जेक्ट से पहले बाई लिखना है और सब्जेक्ट हमारा आई, और हम सब्जेक्ट का बना देंगे ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट हमारा आई का हो जाएगा मी, और सेंटेंस के अंत में यूज़ करेंगे फुल स्टॉप। अगला सेंटेंस लिखा है मीना कैन सिंग ए सॉन्ग। हम देख रहे हैं कि सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब मॉडल वर्ब का यूज़ किया जा रहा है, और हमने मॉडल वर्ब के रूप में क्या सीखा है कि यदि वाक्य में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो मेन वर्ब से पहले बी का प्रयोग करते हैं। सो पहले हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। सो हमने पहले लिखा ए सॉन्ग, वर्ब का नंबर आता, हमने कैन लिखा, मेन वर्ब से पहले बी और मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म संग, और सब्जेक्ट से पहले आप प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे बाई, और हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है मीरा, तो हमने मीरा को यहाँ ऑब्जेक्ट बनाकर लिखा और चिन्ह लगाया फुल स्टॉप। बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 6, नन विल हेल्प हिम। तो हमने क्या करना है, इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करना है। तो हम इस जब ऑब्जेक्ट को आगे लाएंगे सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा ही। अब यहाँ बिल का प्रयोग किया गया है, तो जब आई भी अगर हमारा सब्जेक्ट बनकर आता तो सेल लगाते, इसलिए यहाँ हम क्या रखेंगे, बिल ही रखेंगे। और बिल के साथ जब फर्स्ट फॉर्म लगा होता है तो वाक्य हमारा इंडेफिनिट में होता है, और उसके पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब अगला टेंस होता है, और अगला टेंस का मतलब फ्यूचर इंडेफिनिट का अगला टेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। हेल्पिंग वर्ब बनेगी विल बी और सेल बी। सो हमने लिखा है यहाँ विल बी। लेकिन दोस्तों एक नियम सीखें आप, हमने सीखा है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नन या नोबडी हो तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना होता है। सो बिल के बाद पहले आप लिखें नॉट, उसके बाद लिखें बी, नंबर आएगा मेन वर्ब का, हेल्प का थर्ड फॉर्म लिखेंगे हेल्पेड, सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे बाई। हमें बाई लगाने की अब ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, नन, और ये एक महत्वहीन सब्जेक्ट है, अज्ञात व्यक्ति है, इसलिए हमको इसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7, पीपल एडमायर फ्रीडम फाइटर। हमें क्या करना है, इस सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करना है। हमारा ऑब्जेक्ट है फ्रीडम फाइटर्स, हमने लिखा फ्रीडम फाइटर्स। अभी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हेल्पिंग वर्ब है नहीं, एडमायर हमारा फर्स्ट फॉर्म, और हमने सीखा है कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो फर्स्ट फॉर्म दी हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब उसके कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब काम करती है। सो हमारा हेल्पिंग वर्ब बनेगा एज आर एम, और हमारा फ्रीडम फाइटर्स इज ए प्लूरल नंबर, सो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी आर। मेन वर्ब की बात करें तो एडमायर, और एडमायर का थर्ड फॉर्म लिखेंगे एडमायर्ड, और यहीं फुल स्टॉप लगा देंगे क्योंकि पीपल हमारा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक अज्ञात व्यक्ति है, हमें उसके विषय में निश्चित रूप से कोई जानकारी नहीं है, इसलिए हमें पीपल को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर लास्ट, नोबडी कॉल्ड मी। नोबडी कॉल्ड मी पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लगा है। हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे तो उसके अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब काम करेगी पास्ट कॉन्टिन्यूअस, और हेल्पिंग वर्ब बनेगी बाज और वर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से रिप्लेस करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट है मी, और जब हम इसको सब्जेक्ट बनाएंगे तो बनेगा आई, और पास्ट टेंस में आई को एक वचन की तरह यूज़ किया जाता है, सो हेल्पिंग वर्ब लगेगी बाज। अगर हम बात करें सब्जेक्ट की, हमारा नोबडी सब्जेक्ट, और हमने सीखा है कि अगर सेंटेंस का सब्जेक्ट नन हो या नोबडी हो तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज़ करना है। सो हमने लिखा नॉट, नंबर आया वर्ब का पैसिव में थर्ड फॉर्म, और यहीं फुल स्टॉप। हमें सब्जेक्ट को लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग भलीभांति इन सभी रूल्स को समझ गए होंगे, और जो लोग भी आज हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जो भी आपकी समस्या हो वो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।